तो दोस्तों हेल बाउंड नाम की इस सीरीज़ का सेक्शन 2 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और फाइनली इसे रिलीज़ कर दिया गया है आज नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो आज पूरी जानकारी इस सीरीज़ के बारे में बताई गई, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बारे में, साथ ही साथ इसके जो नए एपिसोड आए हैं कितने देखने को मिले उन सभी के बारे में आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। हेलबाउंड कोरियाई एक दक्षिण कोरियाई डार्क फैंटेसी थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसे चोई ग्यूसोक ने लिखा है और येओन सांगहो ने निर्देशित किया है, जो इसी नाम के उनके अपने वेबटून पर आधारित है। 2022 के भविष्य के वर्ष में सेठ अलौकिक प्राणी अचानक कहीं से प्रकट होकर लोगों को नर्क में डाल देते हैं। इस सीरीज में यू आहिन, किम ह्यूनजू, पार्क जियोंगमिन, वोन जिनाह और यांग इकजून जैसे कलाकार हैं। हेलबाउंड के पहले सीजन का प्रीमियर 2021 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टीवी सीरीज के प्राइम टाइम प्रोग्राम में 9 सितंबर 2021 को किया गया था और यह फेस्टिवल में जगह बनाने वाला पहला कोरियाई ड्रामा बन गया। इसे 19 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और अगले दिन यह दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज बन गई। जिसने सिंगापुर में 2 महीने पहले रिलीज हुए स्क्विड गेम 3 को पीछे छोड़ दिया। आलोचक शो के बारे में सकारात्मक थे, लेकिन यह भी जानते थे कि यह स्क्विड गेम के नक्शे एकदम पर चलता है। फिर भी उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस पर काफी चर्चा होगी और इसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा। दूसरे सीजन को 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑन स्क्रीन सेक्शन में 6 ड्रामा सीरीज में से एक के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसे 25 कोरियाई नाम में 2024 को रिलीज किया जाना है। मंच नाम या कलमनाम में उपनाम यू है। यू आहिन 2018 में यो जन्म उहम होंगसिक 6 अक्टूबर 1986, आयु 38, नामगू डेगू, दक्षिण कोरिया। 1 व्यवसायों अभिनेता, क्रिएटिव डायरेक्टर, गैलरी संचालक। सक्रिय वर्ष 2003, वर्तमान एजेंटो स्टार के को 2 यूनाइटेड आर्टिस्ट एजेंसी। 3 ऊंचाई 179 सेंटीमीटर 5 फीट 10 इंच। 4 कोरियाई नाम हनगुल हनजा, संशोधित रोमनीकरण यूएन मैकक्यूनरी शोर यूएन। जन्म नाम हनगुल हनजास, संशोधित रोमनीकरण इयोम हांगसिक मैकक्यूनरी शोर ओम होंगसिक उहम होंगसिक। कोरियाई जन्म 6 अक्टूबर 1986, जिन्हें पेशेवर रूप से यू आहिन कोरियाई के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता, रचनात्मक निर्देशक और गैलरिस्ट है। उन्हें टेलीविजन और फिल्म दोनों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है, जहां वे अक्सर ऐसे गतिशील चरित्रों को चित्रित करते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास प्रदर्शित करते हैं। उन्हें एशियाई फिल्म पुरस्कार, फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शेवल नोयर पुरस्कार, 2 ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और 2 बेक्सेंग कला पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें पंच 2011, सीक्रेट अफेयर 2014, वेटरन 2015, द थ्रोन 2015, 6 फ्लाइंग ड्रैगन 2015 से 2016, बर्निंग 2018, अलाइव 2020, वॉयस ऑफ साइलेंस 2020 और हेलबाउंड 2021 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। बर्निंग में ली जोंगसू की भूमिका के लिए यू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के 2018 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फीचर के लिए चुना जाना भी शामिल है, जिससे वह इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र एशियाई और ऐसा करने वाले पहले कोरियाई अभिनेता बन गए। 5-6 प्रशंसित दक्षिण कोरियाई लेखक ली चांगडोंग द्वारा निर्देशित इस फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई, जिसने 2018 के कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की। 7 और 91वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की अंतिम 9 फिल्म शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 8
9, 10, 11, 12। अपने फिल्मी काम के अलावा यू सामाजिक और कलात्मक सक्रियता में भी संलग्न है। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावित विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। 2016 में वह फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी सूची में दूसरे स्थान पर थे। 13 प्रारंभिक जीवन यू आहेन, जिनका असली नाम उहम होंगसिक है, 14 का जन्म दक्षिण कोरिया के डेगू के नामगू में हुआ था। वे 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। ग्योंगबुक आर्ट्स हाई स्कूल में पहले वर्ष में ललित कला में प्रमुखता के साथ यू को स्कूल के सामने की सड़कों पर एक कास्टिंग एजेंट ने खोजा था। वह अकेले सियोल गए और स्वतंत्र रूप से रहने लगे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में विकसित हुआ। उन्हें सियोल आर्ट्स हाई स्कूल में दाखिला मिला था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी प्रसारण गतिविधियों को जारी रखने के लिए स्कूल छोड़ दिया। यू ने बाद में हाई स्कूल प्रमाणन के लिए जीईडी पूरा करने के बाद डंकुक विश्वविद्यालय और कोंकुक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 15-16 डेब्यू करने से पहले उन्हें एक बार के-पॉप आइडल बनने के लिए स्काउट किया गया था और गाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 15-17 आजीविका 2003 से 2005 कैरियर की शुरुआत और अंतराल यू आहेन नाम के स्टेज नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2003 में एक टीवी विज्ञापन में अपनी शुरुआत की। उनका पहला प्रबंधन उनके लिए एक आकर्षक स्टेज नाम बनाना चाहता था जो एक आइडल छवि के अनुकूल हो, क्योंकि उहम होंगसिक नाम बहुत भारी और पुराने जमाने का माना जाता था। फिर उन्होंने यू आहेन को चुना। आहेन जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 1। 18-19 ऑडिशन के बाद यू को टीन सीरीज शार्प में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने पेंटिंग में प्रमुखता रखने वाली एक मॉडल छात्रा की भूमिका निभाई। 20-21 सीरीज के प्रसारित होने के बाद यू को लोकप्रियता मिली। 22 और उन्हें रोमांस ड्रामा अप्रैल किस और वनेक्ट ड्रामा शियून एंड सुहा में कास्ट किया गया। यू स्कूल यूनिफॉर्म और युवा परिधान सहित विभिन्न विज्ञापनों में भी दिखाई दिए। 23 हालांकि उसके बाद यू ने अभिनय से ब्रेक ले लिया और सुर्खियों से गायब हो गए। यू के अनुसार वह अभिनय और मनोरंजन उद्योग के बारे में किसी भी पूर्व ज्ञान के बिना एक अभिनेता बन गए। 24 सबसे पहले वह पेशे की प्रशंसा और लोकप्रियता से रोमांचित थे, लेकिन फिर इस बात को लेकर भ्रमित हो गए कि क्या वह वास्तव में जीवन में यही चाहते थे या नहीं। यू को दूसरों के लिए खानपान के बजाय खुद के लिए क्या चाहिए, इस पर चिंतन करने के लिए एक अंतराल की आवश्यकता महसूस हुई और भविष्य में एक अभिनेता के रूप में वह किस तरह का रास्ता अपनाना चाहते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालने के बाद उन्होंने गंभीर अभिनय के लिए अपने जुनून की खोज की। 25 यू अपने करियर की शुरुआत को याद करते हैं। शार्प के दौरान मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है, इसलिए लोकप्रियता मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह मेरी है। अब मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। शार्प के बाद मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि मुझे उस स्थिति में लड़खड़ाना और गिरना नहीं चाहिए जिसमें मैं फंस गया हूँ, और मुझे दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाना था और इंतजार करना था। फिल्मोग्राफी विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र वर्ष पतली परत श्रेय दिया गया नोट्स निदेशक लेखक निर्माता 2011 सुअरों का राजा हाहा। इसके अलावा वॉयस एक्टर, एडिटर, स्टोरी बोर्ड, कैरेक्टर डिजाइन की एनिमेशन, बैकग्राउंड आर्टिस्ट आदि भी शामिल है। 2013 नकली हाहा। इसके अलावा वॉयस एक्टर, एडिटर, स्टोरी बोर्ड की एनिमेशन, कंपोजिंग। 2014 मास्टर और आदमी हा। सैटेलाइट गर्ल और दूध देने वाली गाय आवाज अभिनेता के रूप में। 2016 वरिष्ठ वर्ग हाहा। बुसान के लिए ट्रेन हा अनुकूलन। सियोल स्टेशन हाहा। काई हा। 2018 साइकोकिनेसिस हाहा। 2019 राजकुमारी अयाहा।
2020 प्रायद्वीप हाहा। 2021 शापित, मृत व्यक्ति का शिकार हा। 2023 जंगई हाहा। लघु फिल्में। वर्ष पतली परत खंड श्रेय दिया गया नोट्स। निदेशक लेखक 1997 डी का मेगालोमेनिया हाहा। 2000 डी डे हाहा। 2002 नर्क हाहा। इसके अलावा निर्माता, आवाज अभिनेता, रोटोस्कोपिंग छायाकार बटा लाइन कैप्चर, लेआउट, स्टोरी बोर्ड, बीच में। 2006 नरक, दो तरह का जीवन हाहा। संपादक, चरित्र डिजाइन भी। 2008 इंडी एनी बॉक्स, सेल्मा की प्रोटीन कॉफी प्यार प्रोटीन है हाहा। गीतकार भी। 2012 खिड़की हाहा। आवाज अभिनेता, एनिमेशन निर्देशक भी। 2016 घर का रास्ता हाहा। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक श्रेय दिया गया नोट्स। निदेशक लेखक 2020 शापित नहीं हा। 12 एपिसोड। 2021 वर्तमान नरक में जाने को बाधे हाहा। 6 एपिसोड। सीजन 1। आगामी सीजन 2। 2022 राक्षसी नहीं हा। 6 एपिसोड। 2024 वसीयत नहीं हा। परजीवी ग्रे हाहा। पुरस्कार। वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ स 2011 16वां बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए डीजी के पुरस्कार सुअरों का राजा जीत गया 25। 2014 प्रथम वाइल्ड फ्लावर फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नकली जीत गया 26। 2016 37वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म बुसान के लिए ट्रेन मनोनीत 27, 28, 29। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक मनोनीत 2016 25वें बिल्ड फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत 30, 31, 32। यू ह्यूनमोक फिल्म कला पुरस्कार जीत गया। 2017 फेंगोरिया चेनसॉ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जीत गया 33। 2017 43वें सैटर्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म मनोनीत 34। 2016 कोरिया फिल्म एक्टर्स एसोसिएशन टॉप स्टार पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक जीत गया 35। 2017 8वां कोफरा फिल्म पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खोज जीत गया 36। 2017 53वें बेकसेंग कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत 37, 38। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक जीत गया। राजकीय सम्मान। देश का नाम, दिया गया वर्ष और सम्मान का नाम। देश वर्ष सम्मान या पुरस्कार संदर्भ। दक्षिण कोरिया नोट 1 2022 प्रधानमंत्री की प्रशंसा 42। नोट्स। कोरिया क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी द्वारा आयोजित और संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित कोरियाई लोकप्रिय संस्कृति और कला पुरस्कारों में सम्मान दिया जाता है। 39, 40 उन्हें उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कला और दक्षिण कोरिया की पॉप संस्कृति में योगदान दिया है। येओन सांगहो, जन्म 25 दिसंबर 1978, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। उन्होंने अपनी वयस्क एनिमेटेड फिल्मों द किंग ऑफ पिग्स 2011 और द फेक 2013 और लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान 2016, इसके एनिमेटेड प्रीक्वल सियोल स्टेशन 2016 और लाइव एक्शन सीक्वल पेनिनसुला 2020 और पहली दक्षिण कोरियाई सुपरहीरो फिल्म साइकोकाइनेसिस 2018 में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की। आजीविका। 25 दिसंबर 1978 को सियोल में जन्मे येओन सांगहो ने वेस्टर्न पेंटिंग में डिग्री के साथ सांगम्यंग विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने अपनी पहली एनिमेटेड लघु फिल्म 1997 में मेगालोमेनिया ऑफ डी का निर्देशन किया। इसके बाद 2000 में डी-डे और 2002 में द हेल, फिर 2004 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो दादाशो स्थापित किया। उनकी अगली दो एनिमेटेड शॉर्ट्स द हेल, टू काइंड्स ऑफ लाइफ 2006 और लव इज प्रोटीन 2008 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में आमंत्रित किया गया था। द हेल
टू काइंड्स ऑफ लाइफ ने शॉर्ट शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल एशिया में एशियन घोस्ट अवार्ड और 2007 लियोन एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म स्कूल शॉर्ट फिल्म बैटल रॉयल के लिए पब्लिक अवार्ड जीता और लव इज प्रोटीन को 2009 में सैंटियागो डे कंपोस्टेला के कटोर सर्किट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया गया। 3-4 लव इज प्रोटीन को बाद में 3 शॉर्ट ऑमनिबस इंडी एनी बॉक्स सेल्माज प्रोटीन कॉफी में शामिल किया गया था। 5 येओन ने 2010 में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एनिमेटेड ओपनिंग ट्रेलर का निर्देशन भी किया। 6 येओन की पहली फीचर लेंथ एनिमेशन द किंग ऑफ पिग्स 2011 थी, जो एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो अपने व्यवसाय के दिवालिया हो जाने के बाद अपनी पत्नी को मार देता है और अपने लंबे समय से खोए हुए दोस्त एक भूत लेखक को ढूंढता है। 15 साल बाद जब दोनों को मिडिल स्कूल में किशोरावस्था में गंभीर रूप से धमकाया गया था। सातोशी कोन और मिनोरू फुरुया के कार्यों से प्रेरित होकर येओन ने कहा कि फिल्म की घटनाएं उसके अपने जीवन से ली गई थीं और वह पटकथा लिखते समय रोया था। 7-8 कम बजट US $1,50,000 की फिल्म ने बदमाशी, हिंसा और प्रणालीगत गरीबी और इस तरह के उत्पीड़न के आजीवन प्रभाव के कच्चे चित्रण के साथ एक नायक के प्रति जनता के नजरिए के मनोविज्ञान के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 9, 10, 11, 12, 13 इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए डायरेक्टर गिल्ड ऑफ कोरिया अवार्ड, CGV मूवी कोलाज अवार्ड और 2011 बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में NETPAC अवार्ड, 2012 फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एनिमेशन और विशेष उल्लेख में उपलब्धि के लिए सातोशी कोन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए न्यू फ्लैश अवार्ड और 2013 जेमसन डबलिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी पुरस्कार शामिल है। 14-15 उनकी अगली फिल्म द विंडो 30 मिनट की एनिमेटेड शॉर्ट थी जिसमें सेना में हिंसा को दर्शाया गया था और यह इंडी स्पेस, एक स्वतंत्र थिएटर और इंडी प्लग, स्वतंत्र फिल्मों के डिजिटल वितरक द्वारा आयोजित स्वतंत्र लघु फिल्म रिलीज परियोजना की पहली फिल्म थी। येओन ने कहा कि स्क्रिप्ट कार्टूनिस्ट चोई ग्यूसोक द्वारा सचित्र 100% उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी, जबकि वह अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहे थे। 16 द विंडो ने 2013 फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी से विशेष उल्लेख जीता। येओन ने वयस्कों को ध्यान में रखकर अंधेरे, विवादास्पद विषयों पर एनिमेशन बनाना जारी रखा जो मानव स्वभाव और सामाजिक यथार्थवाद की क्रूरता और तीक्ष्णता से खोज करते हैं। उनकी दूसरी फीचर द फेक 2013 ने संगठित धर्म की आलोचना की, क्योंकि एक पंथ का नेता ग्रामीण अशिक्षित ग्रामीणों को उनके मुआवजे के पैसे से ठगता है, जबकि कोई भी स्थानीय आवारा पर विश्वास नहीं करता है जो सच्चाई का पता लगाता है। पात्रों को ओह जंग से और यांग इकजून ने आवाज दी थी, जिन्होंने पहले लव इज प्रोटीन और द किंग ऑफ पिग्स में अभिनय किया था। 17 येओन ने कहा कि उन्होंने FTA और फॉर मेजर रिवर्स प्रोजेक्ट के मुद्दों पर अपने राजनीतिक असंतोष के कारण 2009 में पटकथा लिखी थी। 18 द फेक ने 2013 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना वर्ल्ड प्रीमियर किया और 2013 गिजन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एनिमाफिकक्स की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 2013 सिजेस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म और 2014 कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में FIPRACI पुरस्कार जीता। 19, 20, 21 इसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी एनिमेटेड फीचर सियोल स्टेशन 2015 में रयू सेउंगरयोंग और शिम यूंगक्यूंग को आवाज अभिनेताओं के रूप में लिया। 22 येओन ने कहा कि वह एक जॉम्बी फिल्म बनाकर समाज के सामूहिक गुस्से को सरल, शक्तिशाली तरीके से चित्रित करना चाहते थे, जिसमें जॉम्बी कोरिया के लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध करने वाले लोगों के बीच है। 23 2016 में येओन ने अपनी पहली लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान रिलीज की, जो बुसान जाने वाली ट्रेन पर आधारित है, जब देश में अचानक जॉम्बी सर्वनाश शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली,
इसके पात्रों की प्रशंसा की गई और सामाजिक टिप्पणियों का उपयोग किया गया। 2020 में एक स्टैंड अलोन सीक्वल पेनिनसुला रिलीज किया गया, जिसे भी येओन ने निर्देशित किया। 2024 में येओन को नेटफ्लिक्स पर वितरित किए जाने वाले द ह्यूमन वेपर के रूपांतरण को लिखने और निर्माण करने के लिए टोहो द्वारा चुना गया था। उत्पादन। इस अवधारणा की शुरुआत 11 मिनट लंबे एनिमेटेड शॉर्ट शीर्षक हेल से हुई, जिसे 2002 में येओन सांगहो ने लिखा और तैयार किया था। 14, जिसे 2003 में दूसरे भाग को जोड़कर 34 मिनट लंबे शॉर्ट शीर्षक हेल 2 लाइव्स में विस्तारित किया गया था। 15, अविश्वसनीय स्रोत। इसके बाद 2009 और 2011 के बीच हेलबाउंड नामक अवधारणा का एक वेबटून संस्करण प्रकाशित हुआ। अप्रैल 2020 में नेटफ्लिक्स ने वेबटून पर आधारित एक मूल श्रृंखला के निर्माण को मंजूरी दी। येओन ने श्रृंखला का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 16, सीजन 1। पहले सीजन के कई उल्लेखनीय पात्रों को शामिल करते हुए प्रचारात्मक पोस्टर। जुलाई के अंत में यू आहिन, पार्क जियोंगमिन, किम ह्यूनजू, वोन जिनाह, यांग इकजून, किम शिनरोक, रयू क्यूंगसू और ली रे को श्रृंखला में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए पुष्टि की गई थी। 17, सीरीज को अगस्त 2020 से जनवरी 2021 तक क्यूब इंडोर स्टूडियो में फिल्माया गया था। सुनहवाडोंग, जंगगू में पुराने चुंगनाम प्रांतीय सरकारी भवन और डेडोक्कू में हन्नम विश्वविद्यालय मिशनरी विलेज फिल्मांकन के लिए बाहरी स्थान थे। 18, 25 फरवरी 2021 को हेलबाउंड के निर्देशक और कलाकारों ने नेटफ्लिक्स कंटेंट रोड शो में टीवी सीरीज पेश की। 19, सीजन 2। दूसरे सीजन के 3 उल्लेखनीय पात्रों को शामिल करते हुए प्रचारात्मक पोस्टर। 24 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन की पुष्टि की। 2 मार्च 2023 को यह पुष्टि की गई कि किम सुंगचेओल ड्रग उपयोग के आरोपों के बाद यू आहिन की जगह लेंगे। 5, किम ह्यूनजू, किम शिनरोक, यांग इकजून, ली डोंगही और ली रे सीजन 2 में अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। यांग डोंगग्यून, लिम सेओंगजे, जो डोंगिन और मून ग्यूनेंग भी कथा को समृद्ध करने के लिए दिखाई देंगे। 12 जून 2023 को यह पुष्टि की गई कि यांग डोंगग्यून व्यक्तिगत कारणों से हट गए, उनकी जगह हांग यूईजून ने ले ली। 21, मुक्त करना। सीरीज का वर्ल्ड प्रीमियर 2021 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जब पहले सीजन के पहले 3 एपिसोड 9 सितंबर 2021 को प्राइम टाइम सेक्शन में दिखाए गए थे और यह फेस्टिवल में जगह बनाने वाला पहला कोरियाई ड्रामा बन गया। 22, 23 पहले 3 एपिसोड 7 अक्टूबर 2021 को नए बनाए गए ऑन स्क्रीन सेक्शन में 26वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाए गए थे। 24 और 15 अक्टूबर 2021 को थ्रिल सेक्शन में 65वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाए गए थे। 25, 26 पहले सीजन के सभी 8 एपिसोड 19 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किए गए थे। 27, श्रृंखला के दूसरे सीजन को अक्टूबर के 2 से 11, 2024 को 29वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ऑन स्क्रीन सेक्शन में 6 ड्रामा सीरीज में से एक के रूप में आमंत्रित किया गया था, जहां 6 में से 3 एपिसोड का विश्व प्रीमियर हुआ था। 28, दूसरे सीजन के सभी 6 एपिसोड 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाले हैं। 29, स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 33 आलोचकों की 97% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.8/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, लेखक निर्देशक येओन सांगहो की शैतानी कल्पना द्वारा बुलाए गए हेलबाउंड ने मानवीय भ्रांतियों का विचारपूर्वक पता लगाने के लिए अपनी भयावह अवधारणा का लाभ उठाया है। 30 मेटाक्रिटिक ने बताया कि हेलबाउंड ने 5 आलोचकों के आधार पर 100 में से 66 का भारित औसत स्कोर रखा है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 31,
रोजरिबर्ट.com के निक एलन ने श्रृंखला की सकारात्मक समीक्षा की, जिसमें उन्होंने प्रशंसा की कि कैसे शो ने पाप के बारे में विचारशील चर्चाओं के साथ जमीनी हॉरर को मिलाया। उन्होंने लिखा, क्रोध राक्षस तिकड़ी बेतुकी हो सकती है, लेकिन हेलबाउंड के भीतर का पागलपन बेहद विश्वसनीय है। 32 द एज के लिए लिखते हुए काइली नॉर्थओवर ने 5 में से 4 सितारे दिए और कथा की सराहना करते हुए लिखा, कथा धीरे धीरे पुलिस प्रक्रियात्मक, हिंसक हॉरर और मानवीय दोषों, मृत्यु दर, पाप, न्याय और मीडिया के प्रभाव के विचारों के इर्दगिर्द चतुर टिप्पणियों के सम्मोहक मिश्रण में विकसित होती है। द लेफ्टओवर का जिक्र करते हुए उन्होंने महसूस किया कि हेलबाउंड मानवता द्वारा ईश्वर के सामने उद्देश्य की खोज के रूप में संवेदनशीलता को दर्शाता है, लेकिन इस तरह की सामूहिक घटना पर मानवता की प्रतिक्रिया के परस्पर विरोधी तरीकों की खोज कुछ ऐसा महसूस कराती है जिससे हम सभी एक छोटे से तरीके से महामारी के बाद संबंधित हो सकते हैं। 33 टेलीग्राफ के एड पावर ने सीरीज को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, हेलबाउंड क्लाइव बार्कर, द दा विंची कोर और प्रतिष्ठित जापानी हॉरर रिंग के मिश्रण की तरह है। 34 YTN के लिए समीक्षा करते हुए किम सेओंग हियोन ने लिखा कि अभिनेताओं का प्रदर्शन जो वास्तविकता के नरक को और अधिक सहज बनाता है, जिसे निर्देशक ने इस तरह से ठोस रूप से बनाया है। निष्कर्ष निकालते हुए किम ने कहा, हालांकि कुछ हद तक अपर्याप्त सीजी थोड़ी निराशा छोड़ता है, हेल एक ऐसा काम है जो इसे ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त गहरी छाप छोड़ता है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हेल इस सर्दी में सबसे ज्यादा चर्चित काम होगा। 35 टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिषेक श्रीवास्तव ने सीरीज को 5 में से 4 स्टार दिए और कथा और प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, यह अपने आख्यानों में कई आश्चर्य करता है और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन है जो इसके पात्रों के बीच विरोधाभासों पर नाटक को बढ़ाते हैं। कथानक के बारे में श्रीवास्तव ने कहा, एक साफ-सुथरे, रोचक कथानक में शो कुछ साल आगे बढ़ जाता है, पात्रों, परिदृश्यों और स्थितियों की एक नई परत लाता है। अपनी समीक्षा का समापन करते हुए उन्होंने कहा, हेलबाउंड एक हॉरर थ्रिलर या क्राइम ड्रामा नहीं है, बल्कि यह विभिन्न शैलियों के तत्वों को एक बेहद मनोरंजक शो बनाने के लिए जोड़ता है, जहां मानवीय व्यवहार जांच के दायरे में आता है। 36 स्ट्रेंज हार्बर्स के जेफरी झांग ने श्रृंखला को B+ ग्रेड दिया और कहा, हेलबाउंड अपने भ्रमजाल के नीचे एक मुश्किल नैतिक कसौटी पाता है, एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई और आश्चर्यजनक रूप से आत्मनिरीक्षण करने वाली थ्रिलर, भले ही यह अपने विषयगत बाजीगरी में लड़खड़ाती हो। 37 स्क्विड गेम तुलना। द गार्डियन के स्टुअर्ट हेरिटेज ने स्क्विड गेम के साथ सीरीज की तुलना पर टिप्पणी करते हुए लिखा, हेलबाउंड वास्तव में एक असाधारण ड्रामा है जो केवल सबसे हल्के-फुल्के रोमांच में लिपटा हुआ है। यह वर्तमान में स्क्विड गेम के मद्देनजर खुद को बहता हुआ पा सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इन दोनों में से यह वह शो है जिसके बारे में अब से 1 दशक बाद भी बात की जाएगी। 38-39 दर्शकों की संख्या। 28 नवंबर 2021 को समाप्त सप्ताह में 67.52 मिलियन व्यूइंग घंटों के साथ हेलबाउंड सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो गैरअंग्रेजी की वैश्विक शीर्ष 10 साप्ताहिक सूची में दूसरे स्थान पर था। 40 रिलीज होने पर इसने रिलीज के 3 दिनों में 43.48 मिलियन व्यूइंग घंटे दर्ज किए और नेटफ्लिक्स टॉप 10 वेबसाइट के अनुसार नेटफ्लिक्स ग्लोबल टॉप 10 टीवी गैरअंग्रेजी श्रेणी में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। यह 12 देशों में टॉप 10 इंच में पहले स्थान पर रहा, जबकि इसे दुनिया भर के 59 देशों में टॉप 10 इंच सूची में सूचीबद्ध किया गया था। 41 यह नेटफ्लिक्स पर कोरियाई सीरीज के लिए सबसे तेज दर है। 2006 से 2009 फिल्मी शुरुआत। अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करते हुए यू ने कम बजट की इंडी फिल्म वॉयेज ऑफ टुमारो में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक युवा व्यक्ति जोंगरे की भूमिका निभाई जो एक दर्दनाक बचपन की दुर्घटना के मनोवैज्ञानिक निशान को वेहन करता है। 27-28 फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर 2006 में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ।
29 और 2007 लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन लेपर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा की। 30 उन्होंने अपनी पहली फिल्म के अर्थ के बारे में कहा, अगर मैंने अभिनेता के करियर की एक तस्वीर खींची है तो यह फिल्म उस तस्वीर के भीतर होनी चाहिए। 31 निर्देशक नोह डोंगसोक ने यू से मुलाकात की जब वह अपना मन नहीं बना पा रहे थे। हालांकि उन्होंने जोंगरे की भूमिका में रुचि रखने वाले कई अभिनेताओं से मुलाकात की थी। 32 नोह ने यू से मिलने के 5 मिनट के भीतर ही उसे कास्ट करने का फैसला कर लिया और कहा, मैं ऑडिशन में यू से मिली पहली 5 मिनट को नहीं भूल सकता। जब मैंने अन्य अभिनेताओं से जोंगरे के चरित्र के बारे में पूछा तो उन्होंने आमतौर पर जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह कुछ पहनने वाला है, कुछ हेयर स्टाइल और किसी तरह का व्यक्तित्व रखेगा। लेकिन वह लंबे समय तक खिड़की से बाहर देखता रहा और अचानक एक शब्द कहा जैसे कि वह थोड़ा घुट गया हो, यह दुखद है। उस पल मैंने सोचा, जोंगरे वह है। 33 फिल्म की प्रेस जंकट के दौरान नोह ने कहा, उनके उल्लेखनीय अच्छे दिखने के विपरीत वह एक उग्र ऊर्जा से भरे हुए थे। जब मैं युवा शब्द सुनता हूं तो मुझे यू आहिन की याद आती है। 34 नोह ने एक इंटरव्यू में यू के ऑडिशन को भी याद करते हुए कहा, मैं पहली नज़र में ही यू आहिन के प्यार में पड़ गया था। बेशक वह दिखने में भी अच्छा था, लेकिन कास्टिंग के दौरान मुझे जिन अन्य अभिनेताओं से मुलाकात हुई थी उनसे वह बेहद अलग था। यू आहिन जब मुझसे मिले तो घबराए हुए थे। एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान से पहले उनके पास यू आहिन के रूप में 20 साल का स्वाभाविक व्यक्तित्व था। 35 अपनी निराशाजनक वास्तविकता से भागने के लिए बंदूक की तलाश करने वाले एक लड़के की भूमिका ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की और उन्होंने बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। 36 यू ने फिर जियोंग यूचेओल की ब्लैक कॉमेडी फिल्म स्केलेटन्स इन द क्लोसेट। 37 यू को ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया था। 38 2008 में यू ने ऐतिहासिक ड्रामा स्ट्रॉन्गेस्ट चिल वू में अभिनय किया, जिसमें एक रईस द्वारा गोद लिए गए एक क्रूर लेकिन अकेले हत्यारे की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों और दर्शकों से मान्यता प्राप्त की। 39 इसके बावजूद कि यह उनके लिए पहला ऐतिहासिक ड्रामा था। 40 उन्हें मिन क्यूडोंग की कॉमेडी ड्रामा फिल्म एंटीक में भी दिखाया गया था, जो योशिनागा फूमी के मंगा एंटीक बेकरी से रूपांतरित थी। 41 एक पेस्ट्री एस्पिरेंट और पूर्व मुक्केबाज के रूप में उनकी भूमिका के लिए यू ने मुक्केबाजी और बेकिंग कक्षाएं ली। 42 43 मिन ने जानबूझकर फिल्म में यू को लंबी लाइनें दीं, यह कहते हुए कि यू पहले से ही जानता था कि लय के साथ कैसे अभिनय करना है, और ज्यादातर नौसिखिए अभिनेता स्क्रिप्ट में अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर इतने घबरा जाते हैं कि वे अपनी पहली लाइनें गड़बड़ कर देते हैं और बाकी सब कुछ पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन यू आहिन ने इसे चाकू के एक वार में पूरा कर दिया। इसलिए मैंने जानबूझकर उन्हें लंबी लाइनें दी। वह एक ऐसे अभिनेता है जिनकी प्रतिभा लंबे टेक और पूरे शॉट में सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है। 44 यू को डायरेक्टर कट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला और वे कोरियाई फिल्म उद्योग में सबसे होनहार अभिनेताओं में से एक के रूप में उभरे। 45 2009 में उन्हें रोमांस ड्रामा ही हू कैन नॉट मैरी में एक चुटीले सहायक की भूमिका में लिया गया, जो आर्किटेक्चरल ऑफिस में काम करता है, जो किसी के 20वें दशक में होने के उज्ज्वल पक्ष को दर्शाता है। 46 उन्होंने अगली बार स्काई एंड ओशन फिल्म में एक पिज्जा डिलीवरी मैन की भूमिका निभाई, जो अपनी आजीविका बनाने का प्रयास करता है। 47 2010 से 2013 बढ़ती लोकप्रियता और सफलता। अक्टूबर 2013 में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यू की प्रसिद्धि 2010 में तब बढ़ी जब उन्होंने फ्यूजन पीरियड ड्रामा सुंगक्यंकवान स्कैंडल में अभिनय किया, जिसे इसी शीर्षक वाली एक किताब से रूपांतरित किया गया था। यू नाटक की लोकप्रियता के कारण प्रसिद्ध हो गए। 48 49 50 उन्होंने एक अप्रत्याशित व्यक्ति की भूमिका निभाई
जो अमीर रईसों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए चांदनी का काम करता है। यू की लोकप्रियता को बाद में जियोलो बुखार के रूप में संदर्भित किया गया, जो उनके चरित्र के नाम के आधार पर गढ़ा गया था। 51 नाटक की पटकथा लेखिका किम ताएहेई ने अपने साक्षात्कार में कहा, पुस्तक में सबसे आकर्षक चरित्र जियोलोह था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कच्चे और कठोर पुरुष चरित्र को चित्रित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूं। इस तरह मेरा जियोलोह अन्य पात्रों की तुलना में अधिक संवेदनशील और कम शब्दों वाला है। अभिनेता यू आहेन की अतिरिक्त व्याख्या के साथ, जो एक बहुत ही भावुक अभिनेता है, नाटक में जियोलोह मूल कहानी से पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। 52 2011 में उन्होंने आने वाली उम्र की फिल्म पंच में द्विजातीय किशोर की प्रमुख भूमिका निभाई, जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक हिट थी। 53 इस फिल्म का प्रीमियर 2011 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 55 और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की। 56 उनके सहकलाकार, अनुभवी अभिनेता किम यूसोक ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि अगले 10 वर्षों में वह कोरियाई सिनेमा में सबसे बड़े नामों में से एक होंगे। 57 यू को बिल्ड फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए उनका पहला नामांकन था। 58 अगले वर्ष यू ने ड्रामा फैशन किंग में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक स्वनिर्मित लेकिन सफलता से जुनूनी फैशन व्यवसायी की भूमिका निभाई। 59 नाटक युवा लोगों के प्यार और सफलता को चित्रित करता है। 60 लेकिन इसके कमजोर कथा और विवादास्पद अंत के कारण इसे खराब तरीके से प्राप्त किया गया। 61 फिर भी उन्होंने इस परियोजना में शामिल होने को एक साहसिक और संतोषजनक कदम के रूप में वर्णित किया, क्योंकि वह सांसारिक इच्छाओं वाले चरित्र को निभाने में सक्षम थे। 62 2013 की पीरियड ड्रामा जंग ओक जंग लिविंग बाय लव में राजा सुकजोंग के रूप में कास्ट किया गया, जो कुख्यात शाही उपपत्नी जंग हुईबिन पर एक संशोधनवादी कदम है। 63 यू ने भूमिका को अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कहा। 57 इसके बाद उन्होंने फिल्म टफ एज आयरन में मुख्य किरदार निभाया, जो बुसान के एक घाट कर्मी के बारे में है, जो मनोभ्रंश और किडनी की बीमारी से पीड़ित अपनी मां की देखभाल करता है। 64 यू और टफ एज आयरन के सहकलाकार जंग यूमी ने बाद में एनिमेटेड फिल्म द सैटेलाइट गर्ल और मिल्क काउ में आवाज अभिनेताओं के रूप में फिर से सहयोग किया। आधार हेलबाउंड की कहानी 2022 से 27 में दक्षिण कोरिया में घटित होती है। एक परलोकीय चेहरा जिसे फरिश्ता कहा जाता है, अचानक प्रकट होकर भविष्यवाणियां करने लगता है, जिन्हें फरमान कहा जाता है, जो कुछ व्यक्तियों को भविष्य के किसी खास समय या तो कुछ सेकंड या सालों बाद नर्क में जाने की निंदा करते हैं। 3 विशालकाय अलौकिक राक्षस लगभग उसी समय प्रकट होते हैं, जो व्यक्ति के शरीर को कुचलने और भस्म करने के लिए होता है, जिसे शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन कहा जाता है। 2 संगठन, पंथ जैसे न्यू ट्रूथ सोसाइटी और गिरोह जैसे एरोहेड समूह, लोगों के डर का फायदा उठाकर शक्ति प्राप्त करते हैं। श्रृंखला के 6 एपिसोड में से एपिसोड 1 से 3 अलौकिक घटनाओं की जांच करने वाले एक जासूस, न्यू ट्रूथ धार्मिक आदेश के अध्यक्ष और एक सिद्धांतवादी वकील पर केंद्रित है। वकील को छोड़कर मुख्य पात्र एपिसोड 4 से 6 में बदल जाते हैं, जो 5 साल बाद होते हैं, और एक टेलीविजन निर्माता और उसकी पत्नी पर केंद्रित होते हैं, जिन्हें इस तथ्य से जूझना पड़ता है कि उनका नवजात शिशु नर्क में जाने वाला है। गालना मुख्य यू आहेन सीजन 1 और किम सुंगचेओल सीजन 2 जियोंग जिनसू के रूप में उभरते हुए न्यू ट्रूथ सोसाइटी के एक पंथ नेता। 4-5 युवा जियोंग जिनसू के रूप में पार्क संगहून 6 किम ह्यूनजू मिन हायेजिन एक वकील। 7 पार्क जियोंगमिन बे यंगजे के रूप में एक प्रसारण स्टेशन के लिए एक उत्पादन निदेशक। 8 सीजन 1 वॉन जिनाह सोंग सोह्यून के रूप में बे यंगजे की पत्नी। 9 सीजन 1 यांग इकजून एक जासूस जिन कियोंगहून के रूप में सहायक। किम डोयू ली डोंगवूक
एक लाइव स्ट्रीमर और एरोहेड का सदस्य, हिंसक युवकों का एक गिरोह। किम शिनरोक, पार्क जियोंगजा, एक एकल माँ जो पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन का सामना करती है। ली रे, जिन हिजियोंग, जिन कियोंगहून की बेटी। रयू क्यूंगसू, यू जी के रूप में, न्यू ट्रुथ पंथ के पुजारी। किम मीसू, न्यू ट्रुथ के डेकोन यंगेन के रूप में। ली डोंगही, अध्यक्ष किम जोंगचिल के रूप में। चा सीवोन, न्यू ट्रुथ के डेकोन साचियोंग के रूप में। इम ह्योंगगुक गोंग ह्योंगजून के रूप में, एक समाजशास्त्र के प्रोफेसर और सोडो काउंटर संगठन में नेता। 10 किम ह्यून चर्च सदस्य के रूप में। लिम सेओंगजे सोडो के सदस्य के रूप में। सीजन 2 11 सोडो के नेता के रूप में हांग यूईजून। सीजन 2 12 विशेष प्रस्तुतियां। सीजन 2 चो डोंगिन 11 मून ग्यून्यंग 11 मून सोरी 13 जंग जीसो एंजल। एपिसोड मौसम एपिसोड मूलतः जारी टाइम स्लॉट 1 6-19 नवंबर 2021 शुक्रवार 17 बजे KST। 2 6-25 अक्टूबर 2024 TBA। सीजन 1 कुल संख्या। सीजन में न शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख 1-1 प्रकरण 1 यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 19 नवंबर 2021। 2-2 करी 2 इंच यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 19 नवंबर 2021। 3-3 एपिसोड 3 इंच यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 19 नवंबर 2021। 4-4 एपिसोड 4 इंच यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 19 नवंबर 2021। 5-5 एपिसोड 5 इंच यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 19 नवंबर 2021। 6-6 एपिसोड 6 इंच यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 19 नवंबर 2021। सीजन 2 कुल संख्या। सीजन में न शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख 7-1 TBA यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 25 अक्टूबर 2024। 8-2 TBA यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 25 अक्टूबर 2024। 9-3 TBA यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 25 अक्टूबर 2024। 10-4 TBA यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 25 अक्टूबर 2024। 11-5 TBA यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 25 अक्टूबर 2024। 12-6 TBA यौन सांगहो चोइग्यूसियोक 25 अक्टूबर 2024। 2014 से 2017 फिल्म और टेलीविजन में प्रशंसा। फरवरी 2016 में लाइक फॉर लाइक्स के प्रशंसक कार्यक्रम की स्क्रीनिंग में 2014 में यू ली हान की थ्रेड ऑफ लाइज में एक विचित्र सहायक भूमिका में दिखाई दिए। यह पंच के बाद किम रयोरियोंग के उपन्यास का ली का दूसरा फिल्म रूपांतरण था। 66 इसके बाद केबल मेलोड्रामा सीक्रेट लव अफेयर में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें यू ने एक गरीब पियानो वादक की भूमिका निभाई जो अपनी विवाहित बहुत बड़ी शिक्षिका से प्यार करता था। 67 अपनी भूमिका की तैयारी के लिए यू ने पियानो का अभ्यास किया और शास्त्रीय संगीत सुना। 69 नाटक ने अपने पूरे दौर में नंबर 1 रेटिंग स्लॉट पर कब्जा कर लिया और वर्ष का सबसे अधिक रेटिंग वाला सामान्य केबल ड्रामा बन गया। 71 अपनी लोकप्रियता के कारण यू को कुकमिन योन्हा नाम राष्ट्र का छोटा प्रेमी कहा जाता था। 73 10 एशिया ने प्रशंसा करते हुए कहा, सीक्रेट अफेयर यू आहिन के अभिनय में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वह अफेयर को इतना अनूठा और ठोस बना देता है। वह दर्शकों को उसके निषिद्ध प्रेम के प्रति सहानुभूति रखने और उसके सफर का अनुसरण करने के लिए मजबूर कर देता है जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और उसका पियानो कंसर्टो दृश्य लंबे समय तक शहर की चर्चा का विषय रहेगा और यह स्थायी स्मृति के लायक है। 75 2015 में यू ने 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया। 76 उन्होंने रयू सेंगवान की क्राइम थ्रिलर कॉमेडी वेटरन में एक अनैतिक युवा करोड़पति की भूमिका निभाई जो ह्वांग जंगमिन
और यू है जिनके साथ एक जासूस का सामना करता है। 78, 79 और ली जूनिक की पीरियड ड्रामा द थ्रोन में सॉन्ग कांगहो के साथ दुखद क्राउन प्रिंस सादो की भूमिका निभाई। 80, वेटरन दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और द थ्रोन दक्षिण कोरिया की ओर से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की गई थी। रयू सेंगवान ने वेटरन में यू के चरित्र का वर्णन जेम्स कॉग्नी के पात्रों की तरह के रूप में किया और यू आहेन का किरदार एक लड़के जैसा होने के कारण यह किरदार और भी खास बन गया। अगर आप जेम्स कैग्नी की फिल्में देखें तो उनके किरदारों में यह बचकाना पक्ष होता है, यू आहेन में यह नहीं है, इसलिए यही बात इसे और भी डरावना बनाती है। यह कुछ ऐसा है जिसे ली मार्विन भी नहीं बना सकते। 81 ली जूनिक ने कहा कि उन्होंने पंच देखने के बाद यू को चुना और यू के लिए क्राउन प्रिंस सादो का किरदार लिखा। जब मैंने पंच देखी तो मैंने पहले ही यू आहेन में सादो का दिल देख लिया था। वह बहुत असंतोष और चिंता से ग्रस्त एक अभिनेता है जिसके अंदर एक आंतरिक ज्वाला दबी हुई है और उसने 20 के दशक के लोगों का सार दिखाया। 82 वेटरन और द थ्रोन दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए यू को ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स, कोरियन फिल्म रिपोर्टर्स एसोसिएशन अवार्ड्स, चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स और गोल्डन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड्स सहित प्रभावशाली फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्हें गैलप कोरिया द्वारा वर्ष का फिल्म अभिनेता नामित किया गया। 83 और फोर्ब्स द्वारा कोरिया पावर सेलिब्रिटी 40 पर नंबर 2 स्थान दिया गया। 84 इसके बाद यू को ऐतिहासिक ड्रामा 6 फ्लाइंग ड्रैगन में कास्ट किया गया जिसमें वह फैशन किंग के सहकलाकार शिन सेक्यूंग के साथ फिर से शामिल हुए। 85, 86 ड्रामा ने अपने पूरे दौर में नंबर 1 रेटिंग स्लॉट पर कब्जा किया। 87 जोसोन के महत्वाकांक्षी राजकुमार ताइजोंग के यू के चित्रण ने उन्हें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टीवी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 88 फिल्म और टेलीविजन दोनों में उनकी सफलता के कारण मनोरंजन मीडिया ने 2015 को एन शीडे आहेन युग गरात। 89 अगले वर्ष यू ने कलाकारों की टुकड़ी वाली फिल्म लाइक फॉर लाइक्स में एक कोरियाई वेव स्टार की भूमिका निभाई जो उनकी पहली रोमांटिक कॉमेडी थी। 9 शू ने यू ने फिल्म पर काम करने की अपनी इच्छा के बारे में कहा, मैंने निर्देशक के साथ नारीवाद के विषय पर चर्चा की। यह फिल्म कोरियाई समाज में गहराई से जरे जमाए बैठी महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी धारणा को दर्शाती है। जब कोई पुरुष अपनी राय व्यक्त करता है तो उसे शांत और आत्मविश्वासी माना जाता है, लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है तो उसे अत्यधिक राय रखने वाली कहा जाता है। यह हिस्सा सीधे मेरे दिल में उतर गया। 91, 92, 93 कला में उनके योगदान के लिए यू को अक्टूबर 2016 में 7वें कोरियाई लोकप्रिय संस्कृति और कला पुरस्कारों में प्रधानमंत्री की प्रशंसा मिली। 94, 2017 में यू ने फंतासी रोमांस ड्रामा शिकागो टाइपराइटर में अभिनय किया। 95 उन्होंने एक वर्तमान प्रसिद्ध उपन्यासकार और 1930 के दशक में कोरिया पर जापानी कब्जे के दौरान एक प्रतिरोध समूह के नेता की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। 96 2 शून्य 18 वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और सक्रियता। मई 2018 में कान फिल्म फेस्टिवल में बर्निंग के प्रीमियर पर यू दाय से दूसरे। 2018 में यू ने ली चांगडोंग की फिल्म बर्निंग में स्टीवन येउन के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने एक शुद्ध और संवेदनशील युवक जोंगसू का किरदार निभाया जो उस महिला के इर्दगिर्द के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है जिससे वह प्यार करता है। 97 ली ने यू को कास्ट करने का कारण बताते हुए कहा, यू आहेन उस आयु वर्ग के सबसे प्रसिद्ध कोरियाई अभिनेताओं में से एक है और उन्हें भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रदर्शन देने में अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत जोंगसू एक ऐसा निष्क्रिय और शर्मीला चरित्र है जो अपनी भावनाओं को नहीं दिखाता है और जो प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए मुझे लगा कि इस अभिनेता के लिए यह भूमिका निभाना वाकई दिलचस्प होगा। 98, 99, 100, 101 ली ने फिर प्रशंसा की,
कोई भी अन्य व्यक्ति जोंगसू के चरित्र को उस तरह से नहीं जी सकता था जैसा उन्होंने किया। यू आहिन इस भूमिका के लिए अपूरणीय है। वे बहुत ही सूक्ष्मता और संवेदनशीलता को व्यक्त करने में सक्षम है। यू के अभिनय को समीक्षकों ने सराहा। आई ऑफ फिल्म से जेनी केरमोर ने लिखा, कथानक की तुलना में चरित्र पर अधिक ध्यान देने के साथ फिल्म को हर तरफ से ठोस अभिनय का फायदा मिलता है। हालांकि यू ही सबसे अलग है जो अपने चरित्र को एक उल्लेखनीय मोड़ पर ले जाता है। 150 स्क्रीन इंटरनेशनल के निक्की बॉघन ने अपने फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिव्यू में लिखा, बिना संवाद के काम करते हुए यू आहिन अत्यधिक शारीरिक अभिव्यक्ति के आसान प्रलोभन का विरोध करता है। इसके बजाय वह अपने आंदोलनों में संयम बरतता है, अपने लटके हुए भाव, अपनी झुकी हुई आंखों, झूल में खून के धब्बों को छिपाने के अपने उन्मत्त प्रयासों में ताइन की आत्मा को नष्ट करने वाले विकल्पों की कमी को व्यक्त करता है। 151 रोजर एबर्ट के निक एलन भी इसी तरह सकारात्मक थे। उन्होंने कहा, अलाइव के यू आहिन ने एक सम्मोहक, पूर्णावेशित प्रदर्शन दिया। 152 जैक कैमरून ने द फिल्म मैगजीन के लिए लिखा, यू आहिन, जो बर्निंग में बहुत बढ़िया थे, यहां भी उतने ही मजबूत है। अपनी अत्यधिक अभिव्यंजक शारीरिक भाषा और जानबूझकर निष्क्रिय चेहरे के भावों के साथ सब कुछ संप्रेषित करते हैं। उनकी सांस और घुरघुराने की आवाजें अक्सर कुछ लिखित संवादों की तुलना में आपका ध्यान अधिक मजबूती से खींचती है। 153 अलाइव और वॉयस ऑफ साइलेंस दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए यू को 2020 सिने 21 अवार्ड्स में वर्ष का अभिनेता नामित किया गया था। 154 वॉयस ऑफ साइलेंस में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 41वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता और लोकप्रिय स्टार पुरस्कार जीते। 155, 156 और सोल क्यूंगगू के बाद 40 वर्ष की आयु से पहले 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे अभिनेता बन गए। 157 उन्होंने 57वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 158 25वें फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शेवल नोयर पुरस्कार और वॉयस ऑफ साइलेंस में अपने प्रदर्शन के लिए 2021 में क्रमशः 30वें बिल्ड फिल्म पुरस्कार और 15वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। 159, 160, 161 यू की अगली भूमिका योन सांगहो की नेटफ्लिक्स श्रृंखला हेलबाउंड में पंथ नेता जंग जिनसू की थी, जो नवंबर 2021 में रिलीज हुई थी। 162 इस सीरीज का वर्ल्ड प्रीमियर 2021 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सितंबर 2021 में टीवी सीरीज के प्राइम टाइम प्रोग्राम में हुआ था। 163, 164, 165 और यह फेस्टिवल में जगह बनाने वाला पहला कोरियाई ड्रामा बन गया। 166 इसे 26वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नए बनाए गए ऑन स्क्रीन सेक्शन में और अक्टूबर 2021 में थ्रिल सेक्शन में 65वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। 167, 168 हेलबाउंड रिलीज होने के एक दिन के भीतर नेटफ्लिक्स टीवी शो वर्ल्ड वाइड चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली कोरियाई सीरीज बन गई। 169, 170, 171 यू ने प्रतिपक्षी होने के बावजूद अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों और दर्शकों से मान्यता प्राप्त की। निक एलन ने रोजर एबर्ट के लिए लिखा, यू आहिन इस भूमिका में उत्कृष्ट है, जिसमें उन्होंने अपनी आंखों में एक निश्चित मृतता के साथ विश्वास के गूढ़ शब्द कहे हैं। 172 द अपकमिंग से एंड्रयू मरे ने लिखा, यह आहिन है जो मृदुभाषी पंथ नेता जियोंग जिनसू के रूप में सुर्खियां बटोरता है। खतरनाक और आकर्षक के बीच की रेखा पर कुशलता से चलते हुए इस करिश्माई व्यक्ति के पास एक यादगार प्रतिपक्षी बनने के लिए आवश्यक सब कुछ है। 173 द प्लेलिस्ट के ब्रायन टेलेरिको भी इसी तरह सकारात्मक थे और उन्होंने लिखा, यू आहिन, जो नेटफ्लिक्स की हिट अलाइव में भी है, एक ऐसे आकर्षक युवा अभिनेता है। 174 पॉलीगॉन के जोशा मिलमैन ने लिखा, यू आहिन विशेष रूप से प्रेरित कास्टिंग है, जिससे उनके चेयरमैन उतने ही गुणी है जितने कि वे अपनी कम की कट्टरता में अस्थिर, अविचल है। यह उनके कंधों पर है कि बाकी खिलाड़ी बिना
किसी खींचेतानी भावना के अपनी अपनी भूमिकाएं बना सकते हैं। 175 हिज्जिर जुनैनी ने मई से लिखा। उनका शांत व्यवहार एक अस्थिर तीव्रता को दर्शाता है। शो के मुख्य खलनायक के रूप में यू आहिन का प्रदर्शन बेहद आकर्षक है। 176 2022 में यू ने नेटफ्लिक्स क्राइम कॉमेडी फिल्म सियोल वाइब में सांगेडोंग सुप्रीम टीम के नेता की भूमिका निभाई, जिसमें किम सुंग क्यून, जंग वुंगिन और मून सोरी भी शामिल थे। 177 178 179 180 अविश्वसनीय स्रोत। फिल्म की मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद यू के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। डिजिटल माफिया टॉकीज से दिव्या मल्लादी ने लिखा। डोंग वुक के रूप में यू आह इन ने अपने चरित्र में विश्वसनीयता की एक ऐसी डिग्री लाई जिसमें उनके अंधे साहस को एक चतुर गणनात्मक स्वभाव द्वारा संतुलित किया गया था। 181 182 प्रमित चटर्जी ने हाई ऑन फिल्म्स के लिए लिखा। यू आहिन निस्संदेह यहाँ स्टार है और वे आतिशबाजी का एक बड़ा हिस्सा पेश करते हैं। 183 यू अगली बार ली ब्युंगहुन के साथ अभिनय करेंगे, जो द मैच में दक्षिण कोरियाई पेशेवर गो खिलाड़ी ली चांगहो का किरदार निभाएंगे। 184 185 यह फिल्म 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 186 187 वह रामिरान के साथ कांग ह्योंगचेओल की फंतासी फिल्म हाई डॉट 5 में सुपरपावर वाले बेरोजगार व्यक्ति की भूमिका भी निभाएंगे। 188 और किम जिनमिन द्वारा निर्देशित कोटारो इसाका के उपन्यास द फूल ऑफ द एंड पर आधारित नेटफ्लिक्स के सर्वनाशकारी नाटक गुडबाय अर्थ में अभिनय करेंगे। 189 190 अविश्वसनीय स्रोत। 19 अन्य कार्य। स्टूडियो कंक्रीट यू स्टूडियो कंक्रीट के प्रतिनिधि, क्यूरेटर और क्रिएटिव डायरेक्टर है, एक रचनात्मक सामूहिक जो 1980 के दशक में पैदा हुए कलाकारों के एक समूह द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। 192 यू और उनके दोस्तों ने रचनात्मक लोगों की भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ समर्थन प्रणाली बनाने के मिशन के साथ स्टूडियो कंक्रीट की स्थापना की। समूह प्रदर्शनी और विज्ञापन, ग्राफिक डिजाइन, उत्पाद डिजाइन और कला सहयोग की योजना बनाने सहित कई रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल है। 193 हन्नामडोंग में एक पुराने टाउनहाउस में स्थित समूह का एटेलियर एक सांस्कृतिक परिसर के रूप में कार्य करता है और इसमें एक गैलरी, कैफे और दुकान है। यह स्थान उभरते स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के काम को पेश करने वाले मुफ्त मासिक प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। स्टूडियो कंक्रीट प्रदर्शनियों के माध्यम से यू एलजीबीटी समुदाय, उदार नारीवादी, कोरियाई बचपन ल्यूकेमिया फाउंडेशन और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लिए अपना समर्थन दिखाता है। बच्चों के लिए स्टूडियो कंक्रीट के वार्षिक चैरिटी बाजार के अलावा 195 आर्ट गैलरी विभिन्न समूहों के लिए हर महीने नए कार्यक्रम आयोजित करती है। 2017 में स्टूडियो कंक्रीट ने सियोल में मेक लव नॉट वॉल्स ग्लोबल कैंपेन के लिए डीजल के साथ सहयोग किया। 196 गैलरी ने एक नारीवादी पुस्तक मेला और चर्चा भी आयोजित की। 197 2018 में स्टूडियो कंक्रीट ने साइबरबुलिंग के खिलाफ एक स्टैंड लेने के लिए डीजल के हेट कल्चर ग्लोबल कैंपेन के लिए एक लघु वृत्तचित्र द इंटरव्यू का निर्माण किया। 198 आइटम की बिक्री से प्राप्त आय कोरियन ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन को दान कर दी गई। 201 अगले वर्ष स्टूडियो कंक्रीट ने केबीएस एक विशेष टॉक शो डुओल आहिन गोइंग ऑल डायरेक्शंस के 100वें वर्ष मार्च फर्स्ट मूवमेंट की स्मृति में 12 एपिसोड का सहनिर्माण किया। 121 अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिन्होंने स्टूडियो कंक्रीट में अपनी एकल प्रदर्शनियां आयोजित की है, वे हैं डैनियल सीजर, जीन जुलियन, 202 जोआन कॉर्नेला, 203 और एरिक जॉयना। 204 205 2016 से स्टूडियो कंक्रीट डीजे पैगी गो के साथ भी काम कर रहा है। 206 207 208 2019 तक स्टूडियो कंक्रीट ने 16 एकल प्रदर्शनियां, 18 सहयोगी प्रदर्शनियां, 2 विशेष आमंत्रण प्रदर्शनियां और द नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी आर्ट, डीजल, बडवाइजर,
एब्सोल्यूट वोदका, डंकिन डोनट्स, सीएनसिटी एनर्जी और अन्य के साथ कला सहयोग परियोजनाएं आयोजित की है। 209 परोपकार 2013 में यू ने द ब्यूटीफुल फाउंडेशन के माध्यम से आई एम अगेंस्ट द अनफेयर फूड ट्रे ऑफ चिल्ड्रन नामक अभियान में दान दिया। उन्होंने द ब्यूटीफुल फाउंडेशन को धन उगाहने के लक्ष्य में 22% जोड़ने में मदद की थी। इस प्रकार 350 मिलियन वॉन तक पहुंचने के लिए केवल 1% की आवश्यकता थी। फाउंडेशन ने भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए उनका पत्र प्रकाशित किया और इसके तुरंत बाद धन उगाहने का लक्ष्य अपने लक्ष्य से अधिक हो गया। 210 2014 में यू ने हंगुल थीम वाली टी शर्ट डिजाइन बनाने के लिए न्यू किड्स नोहंट नाम से एक स्थानीय कपड़ों की लाइन लॉन्च की। 211 फिर उन्होंने कपड़ों की लाइन के माध्यम से किए गए 100 मिलियन वॉन के मुनाफे को दान कर दिया, जिससे 2015 में न्यू किड्स यू आह इन चैरिटी फंड खुल गया। इस फंड का इस्तेमाल उन छात्रों के लिए कॉलेज ट्यूशन और शैक्षिक खर्चों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो आवासीय देखभाल केंद्रों में रहते हुए या वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद कॉलेज जाते हैं। 212 213 18 अप्रैल 2014 को यू ने एमवी सेवोल त्रासदी के डूबने के बाद चुपचाप सेवोल फेरी राहत प्रयासों में शामिल हो गए और जिंदों में लापता यात्रियों के परिवार के सदस्यों को गुप्त रूप से आपूर्ति भेजी। 214 2015 से यू और उनकी आर्ट गैलरी स्टूडियो कंक्रीट बाल दिवस मनाने के लिए वार्षिक चैरिटी बाजार का आयोजन करते हैं और बाजार से होने वाली सारी आय कोरिया चाइल्डहुड ल्यूकेमिया फाउंडेशन को दान कर देते हैं। 195 2016 में उन्होंने वंचित बच्चों के लिए 40 मिलियन वॉन मूल्य के संग्रहालय टिकट दान किए। 215 216 यू डीजल के वैश्विक मॉडल बनने वाले पहले एशियाई अभिनेता है। 217 सितंबर 2018 में यू साइबर बुलिंग के खिलाफ एक स्टैंड लेने के लिए डीजल के हेड कोचर ग्लोबल अभियान में शामिल हुए। 198 यू और उनके कलाकार समूह स्टूडियो कंक्रीट ने 20 सितंबर 2018 को अभियान के लिए एक लघु वृत्तचित्र द इंटरव्यू जारी किया। इंटरव्यू ने फैशन फिल्म शैली में शायद ही कभी देखी गई एक नकली वृत्तचित्र का रूप ले लिया। यू ने खुद ही क्रिएटिव डायरेक्टर और मुख्य किरदार की कमान संभाली। ब्रांड के टुकड़ों की बिक्री से होने वाली आय को बदमाशी विरोधी कार्यक्रमों के समर्थन में दान किया जाएगा। 199 200 यू 2012 से एमोरे पैसिफिक ग्रुप और डब्ल्यू कोरिया मैगजीन की वार्षिक अभियान गतिविधियों जैसे पिंक रिबन लव मैराथन 218 219 और लव योर डब्ल्यू अभियानों के माध्यम से स्तन कैंसर जागरूकता अभियानों की समर्थक रही है। जनवरी 2017 में प्रसिद्ध मूर्तिकार ओसांग ग्वोन के साथ यू ने एक बस्ताकार की क्यूबिस्ट मूर्तिकला का निर्माण करने के लिए टीम बनाई जो स्तन कैंसर जागरूकता अभियान लव योर डब्ल्यू का प्रतीक है। 220 221 26 अक्टूबर 2018 को यू और उनके कलाकार समूह स्टूडियो कंक्रीट ने 13वें वार्षिक लव योर डब्ल्यू अभियान में डब्ल्यू कोरिया के साथ विशेष टी शर्ट का एक सेट डिजाइन करके और लव योर डब्ल्यू नामक एक फोटो प्रदर्शनी के लिए वुमन एंड ब्यूटी थीम लाकर सहयोग किया। प्रदर्शनी से प्राप्त आय कोरियन ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन को दान कर दी गई। 222 सार्वजनिक छवि अपनी पीढ़ी के सबसे मुखर और राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से चार्ज किए गए कोरियाई अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले यू ने 2012 के अंत में मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ से आहन चेओलसू के हटने के खिलाफ कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए ट्वीट किया। 223 224 225 उन्होंने सियोल में लेडी गागा के संगीत कार्यक्रम में आयु विनियमन की भी आलोचना की जिसे पहले PG-13 के रूप में बेचा गया था लेकिन बाद में इसे PG-18 में बदल दिया गया। 226 19 नवंबर 2016 को यू ने राष्ट्रपति पार्क ग्यूनहे के इस्तीफे की मांग करते हुए सबसे बड़ी सामूहिक रैली में भाग लिया। 227 यू खुद को नारीवादी मानते हैं।
फरवरी 2016 में अपनी फिल्म लाइक फॉर लाइक्स के प्रचार के दौरान महिला फिल्म निर्देशकों के बारे में यू की टिप्पणी ने मीडिया का ध्यान खींचा। यू ने कहा, मैं एक महिला फिल्म निर्देशक के साथ काम करना चाहता हूं। जब लोग महिला निर्देशकों के बारे में बात करते हैं तो वे हमेशा निर्देशक के आगे महिला लगाते हैं, भले ही वे पुरुष निर्देशकों के लिए पुरुष न लगाते हों। इसका मतलब यह हो सकता है कि महिलाएं खास है, लेकिन वास्तव में महिलाएं अक्सर अपने लिंग के कारण समाज में पिछड़ जाती है। मैं उन्हें महत्व देना चाहता हूं और मैं उनके साथ काम करने के लिए भी उत्सुक हूं। 91 यू ने फिल्म के बारे में एक नारीवादी टिप्पणी भी की। यह फिल्म कोरियाई समाज में गहराई से निहित महिलाओं की रूढ़िवादी धारणा को दर्शाती है। जब कोई पुरुष अपनी राय व्यक्त करता है तो उसे आत्मविश्वासी और शांत माना जाता है, लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है तो उसे बहुत ही राय रखने वाली कहा जाता है। यह हिस्सा सीधे मेरे दिल में उतर गया। 93 फरवरी 2017 में यू ने कहा, मैं भी एक नारीवादी हूं क्योंकि हम सभी समानता की इच्छा रखते हैं। इसलिए जो कोई भी ऐसी दुनिया की इच्छा रखता है जहां उसे हाशिए पर न रखा जाए, सताया न जाए, नहीं उसकी अपनी विशेषताओं के कारण उसे चोट पहुंचाई जाए, वह वास्तव में अपनी पसंद से नारीवादी है। 228 2017 के अंत में यू ने कट्टरपंथी नारीवादी समुदाय मेघालय के खिलाफ एक कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए ट्वीट किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोप लगे कि उन्होंने एक विशिष्ट पितृसत्तात्मक सोच वाले कोरियाई पुरुष की आक्रामक अभिव्यक्ति की थी। 229 230 231 यू ने आरोप से इनकार किया। 232 233 230 मार्च 2018 में उन्होंने कुछ लोगों को बांधकर जला देने की एक छोटी, मूक, कैप्शन रहित क्लिप पोस्ट की, जबकि उनके आसपास के लोग सिर्फ देख रहे थे। यू अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के विज्ञापन अभियानों में दिखाई दिए हैं, जैसे मैककैफे, 240 डायडोरा, 241 डीजल, कार्टियर, एब्सोल्यूट वोदका, केल्विन क्लेन, बर्बेरी, बिर्केनस्टॉक, 242, 243, बर्गर किंग और प्यूमान, 244, 245, वह डीजल का वैश्विक मॉडल बनने वाले पहले एशियाई अभिनेता है। 246, 247 और कार्टियर के लिए कोरियाई ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले कोरियाई अभिनेता है। 248, 249, 250 यू पहले कोरियाई और एकमात्र एशियाई सेलिब्रिटी भी है जिन्हें केल्विन क्लेन के 2019 आई स्पीक माई ट्रूथ अभियान के लिए वैश्विक राजदूत चुना गया है। 251, 252, 253 और उन्हें 2019 के बाद से रिकार्डो टिस्सी द्वारा बर्बेरी का एकमात्र पुरुष वैश्विक राजदूत चुना गया था। 254, 2020 में वह ग्रेस कोडिंगटन के साथ बिर्केनस्टॉक ग्लोबल पर्सनालिटी अभियान में शामिल हुए। 255, 256 अगले वर्ष उन्होंने बैलेंशियागा और विश्व खाद्य कार्यक्रम के 2021 जीरो हंगर अभियान में योगदान दिया। बैलेंशियागा के WFP 2021 स्प्रिंग कलेक्शन से अपनी सभी मॉडलिंग फीस अभियान को दान कर दी। 257 नवंबर 2022 में यू को GQ कोरिया द्वारा वर्ष के पुरुषों में से एक चुना गया था। 258 व्यक्तिगत जीवन यू की दो बड़ी बहनें हैं। हन्नामडोंग में स्टूडियो कंक्रीट आर्ट गैलरी के प्रबंधन के अलावा यू 2015 से 2017 तक सियोल के इटावन में मशरूमोन्मुख रेस्तरां के साथ एक कोरियाई स्वस्थ तला हुआ भोजन TMI टू मच इन्फॉर्मेशन के निवेशक और व्यापार भागीदार रहे हैं। 259 यू एक स्वतंत्र लेखक भी थे। वे 2014 से 2016 तक टॉम ग्रेहाउंड की फैशन पत्रिका टॉम पेपर के मुख्य संपादक रहे थे और इनस्टाइल कोरिया और मूवी वीक जैसी पत्रिकाओं के लिए कई कॉलम लिखे थे। 260 सियोल पोएट्स एसोसिएशन की पत्रिका मंथली पोएट्री ने उनके लेखन की प्रशंसा करते हुए कहा कि खुद की सुंदर, स्पष्ट और स्वच्छ सांस जो एक अभिनेता के ग्लैमरस जीवन से अलग है। 261, 262 उनके लेखन को प्रकाशकों और पेशेवर लेखकों ने भी देखा। 263, 264
अपने खाली समय में यू को अपने परिचितों के लिए खाना बनाना पसंद है। 265 266 सैन्य छूट। 2017 में यू ने खुलासा किया कि उसे हड्डी का ट्यूमर है और इस तरह वह अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा में देरी कर रहा था। यू के प्रतिनिधियों ने कहा कि उसके लक्षण सौम्य थे, जिसका मतलब था कि गैर कैंसर वाले ट्यूमर का उसके रोजमर्रा के जीवन पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा और फैलने का कोई खतरा नहीं है। 267 27 जून 2017 को यू के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि 5 चिकित्सा परीक्षाओं में विफल होने के बाद उसे सैन्य सेवा से छूट दी गई थी। 268 कानूनी मुद्दों, दवा संबंधी जांच और परिणाम। 8 फरवरी 2023 को यू से पुलिस ने प्रोपोफोल के उपयोग के लिए पूछताछ की और अधिक विवरण साझा करेंगे और सभी जांच में सहयोग करने का वादा करेंगे, जिसकी पुष्टि उनकी एजेंसी यूए ने की है। पुलिस ने सियोल के गंगनम और योंगसान जिलों में विभिन्न डॉक्टरों के कार्यालयों और क्लिनिकों की तलाशी और जब्ती की, जिन पर 2021 की शुरुआत से यू को अवैध रूप से प्रोपोफोल देने का संदेह है। बाद में पुलिस ने यू के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। 269 270 271 10 फरवरी को पुलिस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि यू के मूत्र के नमूने का मारिजुआना के लिए सकारात्मक और प्रोपोफोल के लिए नकारात्मक परीक्षण किया गया था। उसके बाद परीक्षण के परिणाम 23 फरवरी को सामने आएंगे। 272 जैसे ही पुलिस के दावों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, विज्ञापनदाताओं ने 273 यू के ड्रग स्कैंडल ने उनकी आगामी परियोजनाओं को भी प्रभावित किया, जिसमें नेटफ्लिक्स फिल्म द मैच शामिल है, जिसे 2023 की पहली छमाही में रिलीज किया जाना था, लेकिन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। 274 5 पोस्ट प्रोडक्शन में। 275 और नेटफ्लिक्स सीरीज गुड बाय अर्थ 26 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई। 276 23 फरवरी को पुलिस ने घोषणा की कि यू ने विस्तृत बाल विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रोपोफोल के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। उन्होंने पिछले ड्रग टेस्ट में मारिजुआना के लिए भी सकारात्मक परीक्षण किया। 277 1 मार्च 2023 को यह घोषणा की गई कि उनके बाल परीक्षण में कोकीन और केटामाइन के अंशों की उपस्थिति भी पाई गई। 278 3 सितंबर 2024 को यू को अवैध ड्रग्स का आदतन दुरुपयोग करने के लिए 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई और तुरंत 2 मिलियन के जुर्माने के साथ हिरासत में ले लिया गया। 279 घोटाले के बाद यू को हेलबाउंड के दूसरे सीजन से हटा दिया गया और उनकी जगह अभिनेता किम सुंगचेओल को ले लिया गया। 280 यौन उत्पीड़न से संबंधित जांच और परिणाम। 26 जुलाई 2024 को एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने योंगसन पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई कि 14 जुलाई को योंगसन जिले सियोल में एक ऑफिसटेल की एक इकाई में सोते समय यू ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। यह बताया गया कि या तो वे दोनों इसके मालिक हैं और घटनास्थल पर अन्य पुरुष मौजूद थे। 281 282 यू के वकील ने आरोपों से इनकार किया और दावे निराधार है। 283 19 सितंबर 2024 को सबूतों के अभाव में यू को समलैंगिक यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, इसको एक तरह से स्टार्ट किया गया था 19 नवंबर 2021 से और अभी तक इसे एक तरह से आगे बढ़ा दिया गया, यानी सेक्शन 3 भी हमें इसका देखने को मिलने वाला है। बाकी पर एपिसोड रनिंग लेंथ की बात की जाए तो 42 से 60 मिनट की है और टोटल एपिसोडों की बात की जाए तो पिछले सेक्शन के अंदर 6 एपिसोड थे और सेक्शन 2 के अंदर 6 से 7 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। तो लगभग मैं आपको बता दूँ 13-14 एपिसोड हमें टोटल देखने को मिल चुके हैं और आप इन्हें देख पाओगे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।